आज के आपके करंट अफेयर्स 6 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे, जॉग फॉल्स। देखो, जॉग फॉल्स आपके वेस्टर्न घाट्स में पड़ते हैं कर्नाटका में। ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। प्लंज का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, बिल्कुल सीधे प्लंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडिया के सेकंड हाईएस्ट है वेस्टर्न घाट्स में। देखो, साउथ इंडिया में ज्यादातर जो पीक्स की हाइट जाती है ना, वो हमेशा वेस्टर्न घाट्स में जाती है। ये चीज हमेशा याद रखना। साउथ इंडिया का, नीचे इंडिया का जो पोर्शन है, यहाँ पे जो आपकी माउंटेन रेंज है, जो इंडिया के बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के साथ पैरेलल है, इसे कहते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। या इन्हें इंडिया का नाम क्या है इनका? सह्याद्री। सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री भी इनका नाम है, वेस्टर्न घाट्स भी नाम है। दूसरी साइड पे भी आपके माउंटेन रेंजेस आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। इंडिया के दोनों साइड पे इस तरीके से दोनों माउंटेन रेंजेस आते हैं। फर्क इनमें सिर्फ ये है, वेस्टर्न घाट्स आपके एक तो रेगुलर है, इनमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आती। ठीक है, बीच में बस एक आधा पास आता है इन्हें जहां से क्रॉस किया जा सकता है, उन्हें साउथ में घाट बोला जाता है। बालाघाट, पाल घाट, ये यहाँ पे कुछ घाट आते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स आपके बीच में से टूटे हुए हैं और यही रास्ते देते हैं आपकी नदियों को, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी रिवर्स को यहाँ से निकलने के लिए जो रास्ता मिलता है वो इन्हीं से ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में गैप आ गया, तो आपकी वो सारी रिवर शुरू यहीं से होती है, वेस्टर्न घाट से फ्लो करके वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस इस तरीके से कवर करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? इस तरीके से तो यहाँ पे आपकी जो कर्नाटका की स्टेट है, यहाँ पे पड़ता है आपका जॉग फॉल। ठीक है, आपका इशू क्या है, बेसिकली न्यूज क्या थी कि आपके जॉग फॉल के पास जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, वहां पे एक 5 स्टार होटल को लैंड अलॉट करना चाहती है, पर जॉग फॉल के आसपास अब सारा जंगल का एरिया है। अब अगर तुम्हें जॉग फॉल के वहां पे 5 स्टार होटल या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा करना है जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे पेड़ तो काटने पड़ेंगे और भी पानी के ऊपर, हर चीज के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, इस कारण तुम्हें सबसे पहले ना एक इंडिया के अंदर प्रोसेस है, तुम्हें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवानी होती है, शॉर्ट में EIA। गवर्नमेंट सबसे पहले कहती है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाओ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, देखो हर चीज देखी जाती है। अगर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को बनाने के पॉजिटिव्स क्या होंगे, अगर इस प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जाएगा तो इन्वायरमेंट को क्या क्या फायदे रह सकते हैं, पर अगर ये प्रोजेक्ट बन गया तो इसके नुकसान भी क्या होंगे वो भी। तो प्लस माइनस तुमने हर साइड के मेजर कर लिए कि देखो अगर नहीं बना जॉब्स नहीं आएंगी, बन गया तो आपकी ये जॉब्स आ जाएंगी, पर नुकसान में पानी गंदा हो सकता है, पेड़ काटने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपकी मेजर आउट की जाएंगी। अब इसके बाद आपने प्रो और कॉन्स दोनों चीजें जब मेजर कर ली, अब फाइनली इस चीज को देखा जाता है कि आपके प्रो ज्यादा है या कॉन्स ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है। अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो कंसिडर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, अगर नेगेटिव ही ज्यादा है फिर नहीं कंसिडर किया जाता, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ये इन्वायरमेंट, देखो ये क्यों बनाया गया, हम ना एक बैलेंस बनाना चाहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के बीच में। इन दोनों के बीच में अगर तुम्हें एक बैलेंस बनाना है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करनी है, देखो जंगल बचाने, नेचर बचाने भी जरूरी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं बचाने, पर हमें डेवलपमेंट भी तो करनी जरूरी है। कल सबको हम जंगल में थोड़ी रख सकते हैं, तो हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब कुछ भी बनाना है। तो इन दोनों का जो बैलेंस क्रिएट करना है वो इसी तरीके से क्रिएट होगा
कि आपके ये सारे के सारी चीज बन जाए। ठीक है, अब इसी कारण इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनाया गया कि डेवलपमेंट के ज्यादा बेनिफिट आ रहे हैं या इन्वायरमेंट को ज्यादा लॉस हो रहा है, दोनों चीजों को देखा जा सकता है। पर आपकी ना 2020 में इसके कुछ चेंजेस किए गए, 2021 में और चेंजेस किए गए, ये ना थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। सेंटर गवर्नमेंट में आपकी अल्टीमेट पावर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, आपकी जो मिनिस्ट्री है सेंटर में, उनके पास पावर है कि वो आपके इस चीज को ना इग्नोर भी कर सकते हैं अगर कोई प्रोजेक्ट नेशनल या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का, जैसे कि लेट्स सपोज कोई चीज मिलिट्री ने बनानी है या कोई ऐसी चीज है जो इंडिया के बॉर्डर एरियाज को कनेक्ट करती है, लेट्स सपोज टनलिंग करनी है तुमने, पर टनलिंग के थ्रू वहां पे इन्वायरमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। अब सिर्फ तुम इसलिए तो नहीं टनलिंग करोगे कि इन्वायरमेंट ना तबाह हो जाए, वहां पे चाइना तुम्हारी बॉर्डर पे खड़ा है, वो थोड़ी देखेगा कि इंडिया पेड़ लगा रहा है, उसने तुम्हारे एरिया पे कब्जा करना ही है फिर। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नेगेटिव में भी है, उन्हें गो थ्रू मिल जाता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट नेशनल या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है, उसके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इग्नोर भी की जा सकती है। ठीक है, पर अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ने ये वर्ड्स तो यूज किए, इन वर्ड्स को ना डिफाइन नहीं किया हुआ कि इनका मतलब क्या होगा। अब नेशनल इंपॉर्टेंस का कुछ भी हो सकता है। एक जो डैम है, डैम बनाया जा रहा है, नदी का पानी रोका जा रहा है। देखो जब हम डैम बनाते हैं, अगर लेट्स सपोज एक जंगल में हम डैम बनाते हैं, लेट्स सपोज जैसे ये जॉग फॉल्स है, अब ये जॉग फॉल्स हैं, जॉग फॉल्स से पहले मैं सोच लूं कि यहाँ पे मैं एक डैम बना देता हूँ, पानी तो गिर ही रहा है। ठीक है, पर जैसे ही मैं यहाँ पे एक बैरियर बनाऊंगा, यहाँ पे आसपास के एरिया में सारी जगह पे फ्लड के कारण पानी इकट्ठा हो जाए, आसपास का जंगल डूब जाएगा, तो नेचर पे तो इम्पैक्ट आया ही ना। और ऊपर से जो यहाँ से जो फिशेस फ्लो करती हैं, जो मिट्टी नीचे गिरती है, वो सारी यहाँ पे इकट्ठी होने लग जाएगी, तो इन्वायरमेंट का सारा प्रोसेस रुक जाता है ना एक तरीके से। पर अगर मैं इस डैम को स्ट्रैटेजिक वैल्यू का कह दूं, ये प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसे इस तरीके से भी इन्वायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने जो ये बहुत ही वेग सी डेफिनेशन दी है ना कि कोई भी नेशनल स्ट्रैटेजिक चीज इग्नोर की जा सकती है उसके लिए, तो इसे तो किसी भी चीज के लिए इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑब्वियसली नहीं, पर करने को एग्जेम्पशन, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर तो आ जाती है, सी जानबूझ के वेग डेफिनेशन रखी जाती है। अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारे लिए स्ट्रैटेजिक वैल्यू कुछ और हो सकती है। मैं जरूरी नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है कि किसी अपने खुद के मकसद के लिए ही वो निकाली गई है। इवन एक्चुअली देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है नहीं इंपॉर्टेंट, तुम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कल हमारी कोई इंपॉर्टेंस बदल जाए, हमें लेट्स सपोज कोई और चीज की इमीडिएटली जरूरत हो, अब पहले मैं पार्लियामेंट जाऊं, एक्ट मॉडिफाई करूं, सारे काम करूं, तो वो तो अपने आप में ही कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मुझे कोई चीज इमीडिएटली चाहिए। लेट्स सपोज हमें किसी एरिया के अंदर लेट्स सपोज कोई ट्राइबल पॉपुलेशन थी, किसी ट्राइबल पॉपुलेशन में कोविड बहुत फैल जाता, उन्हें या तो शहरों तक लाना पड़ता, या सरकार सोचती कि हम यहीं पे एक सेंटर बना देते हैं, सारे आसपास के ट्राइबल्स को यहीं कैटर कर देते हैं, तो पेड़ वूड़ काटते हैं, यहीं पे एक सेंटर बना देते हैं। तो अब मैं पहले परमिशन लेने जाऊं या सेंटर बनाऊं, तो ऑब्वियसली सेंटर की प्रायोरिटी है। तो इस कारण ऐसी वेग डेफिनेशंस रखी जाती हैं ताकि कभी भी कोई जरूरत पड़ जाए सरकार उसे अप्लाई कर सके। ठीक है, अब यहां पे आपकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो भी वो उस प्रोजेक्ट का होगा। ठीक है, जो भी वहां पे सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट, हर चीज देखी जाती है। देखो ऐसा भी होता है, जैसे अभी मैंने डैम पे एग्जांपल दिया, कई बारी नदियों के आसपास क्योंकि लोगों ने घर डाले होते हैं, जैसे ही तुम डैम बनाओगे, नदियों का आसपास का जो एरिया होता है ना वो फ्लड हो जाता है, लोगों के घर डूब जाते हैं। अब वहां पे जो लोग रह रहे थे उनके घर डूब गए,
वहां पे वो जो लाइवलीहुड कर रहे थे, शायद उनके खेत भी वहीं थे, सब कुछ डूब गया, उनकी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद होगी ना। ये सारी इंपैक्ट को इंक्लूड किया जाता है, फिर जाके डिसाइड किया जाता है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो आपके सोशल इंपैक्ट, इसी कारण इकोनॉमिक इंपैक्ट, हर चीज ये देखी जाती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे कि सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है कि प्रोजेक्ट की स्टडी कंडक्ट की जाती है कि ये प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है कितना नहीं है। उसके बाद स्कूपिंग की जाती है, उसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स क्या होंगे वो सब कुछ स्टडी किए जाते हैं। फिर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की जाती है कि इसका ऑल्टरनेटिव कुछ हो सकता है, क्या इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स एक्चुअली अब पढ़ेंगे, और पूरे ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे एक बार डिस्कस किए जाते हैं, क्या कुछ और हो सकता है नहीं हो सकता, वो सब कुछ यहाँ पे इस लेवल पे डिस्कस किया जाता है। फिर फाइनली रिपोर्ट तैयार की जाती है इसके ऊपर, फिर बस रिव्यू किया जाता है, फिर गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। और अगर पास कर दिया जाता है, देखो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट होती है ना, इसके अंदर लेट्स सपोज कोई प्राइवेट, जैसे 5 स्टार होटल अगर अप्रूव हो जाता है, अभी तो कर्नाटका ने अप्रूवल देने का फैसला कर लिया और इंपैक्ट असेसमेंट अभी करवाई नहीं थी। सेंटर ने क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि अभी तक तुमने इंपैक्ट असेसमेंट पहले वो करवाओ, फिर देखेंगे क्लियरेंस देनी है या नहीं देनी। तो इस कारण सेंटर ने ये चीज अभी पॉइंट आउट की है। पर चलो लेट्स सपोज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बाद क्लियरेंस भी मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्राइवेट, जैसे अब होटल खुल रहा है, उन्हें आगे की चेक लिस्ट दी जाती है कि तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा, अगर तुमने ये सब कुछ नहीं इंश्योर किया तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद किया जा सकता है। जैसे कि तुम्हारा वेस्ट, ऐसा नहीं है कि जॉग फॉल के पास तुमने खोला है, जितना भी तुम्हारे वहां पे जितना भी सीवेज वेस्ट जनरेट हो रहा था वो तुम जॉग फॉल में गंदगी फेंकी जा रहे हो, अपना खुद का ट्रीटमेंट प्लांट बनाओगे, ठीक है, अपनी गंदगी ट्रीट करोगे, इतने पेड़ और जगहों पे लगाने पड़ेंगे तुम्हें ताकि जो तुम्हारे हिस्सा कटा है वो कहीं और पे बैलेंस किया जाए, ऐसे सारी चीजें। तो फिर उसे मॉनिटर किया जाता है कि कंप्लायंस हो रही है या नहीं, इन्फोर्समेंट हो रही है या नहीं, और ऐसे इन्वायरमेंटल ऑडिट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं। क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर एक बढ़ते हुए मुद्दे के लिए है, ये पिछले ना 2 साल से प्रॉब्लम आ रही है, अब ये तीसरा साल होने वाला हो गया है। हो क्या रहा है, हर साल जैसे ही समर्स आती है ना, क्योंकि समर्स में इंडिया अनबिलीवेबल गर्मी को हिट करने लग गया। जैसे इंडिया के अंदर हर साल जो आपके टेम्परेचर्स हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपका यहाँ, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ 50 डिग्री, पर आपके सेंट्रल इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टच करेगा। ये जो टेम्परेचर्स हैं इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि लोग और ज्यादा एसी चलाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बढ़ती है तो आपके पावर प्लांट्स के ऊपर लोड बढ़ता है। अब पावर प्लांट्स के ऊपर लोड बढ़ेगा तो पावर प्लांट्स को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो उसके लिए इंडिया के ज्यादातर जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना वो चल रहे हैं कोल पे। तो हमें कहीं ना कहीं से कोल अरेंज करना है कि कहां से कोल लेके आए। अभी इंडिया के अंदर कोल की शॉर्टेज पड़ी हुई है, इसी कारण इंडिया के बहुत सारे एरियाज में ना इलेक्ट्रिसिटी के कट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो दिन में 4-4, 5-5 घंटे कम से कम कट्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। हाँ जी, हाँ मतलब वही, मतलब काफी लंबे कट्स लगने शुरू इसीलिए हो गए हैं क्योंकि जब बिजली नहीं है तो कट तो लगेंगे। ठीक है, लोड शेडिंग हो रही है। तो इसी कारण अब गवर्नमेंट, सेंटर जो यूनियन कोल मिनिस्ट्री है, वो इसी कारण ना रश में पड़ गई है कि आपके ओडिशा जो अंगुल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ओडिशा में, वहां पे जल्द से जल्द जो फॉरेस्ट एरिया है उसे क्लियर करके वहां पे ओपन कास्ट कोल माइनिंग शुरू करवाई जाए, नए माइंस बनाए जाए, नई शुरुआत की जाए। तो ये देखो यहाँ पे भी अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होनी है, पर यहाँ पे अब स्किप कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाला करंट अफेयर यहाँ से भी जुड़ता है क्योंकि अब गवर्नमेंट रश में है। अब 1 लाख पेड़ यहाँ पे काटे जाने हैं ताकि यहाँ पे माइन बनाई जा सके। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिफेंट्स उस एरिया से पास करते हैं
अब उनका एरिया भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बीच में खड्डे आ जाएंगे, पर हमें इस टाइम जरूरत है ताकि अगले साल तक ये प्रॉब्लम ना आए। इस साल तो नहीं ये माइन सॉल्व कर पाएंगे, अभी तो सारा काम शुरू होगा। एक माइन को शुरू करवाते कराते 6 से 8 महीने तो लग ही जाते हैं। तो अगले साल की तैयारी है कि अगले साल तक हम अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा ले कि हमें कोल और प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, देखो इंडिया में कोल माइनिंग के थ्रू आपके 1774 से प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे तो कोल क्या कहते हैं, आपके एंशिएंट इंडिया में भी प्रोड्यूस होता था, ठीक है, पर वो माइनिंग ऑब्वियसली पेपर वर्क ये सब कुछ नहीं होता था, माइंस नहीं बनती होती थी प्रॉपर। और इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। हमसे बड़ा सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों चीजों में चाइना है। ठीक है, तो चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोल हम ही कंज्यूम भी कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। कोल इसलिए भी जरूरी है, इंडिया की 40% एनर्जी सिर्फ इससे आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, देखो एनर्जी का मतलब है सारी एनर्जी, हीट एनर्जी जो विंटर्स में जैसे कोला बाल के लोग गर्मी ले रहे होते हैं, खाना बनाए कुछ भी करें, वो सब कुछ टोटल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी को अगर तुम देखोगे, इंडिया का 75% कोल से आता है, तो ये और बड़ा शेयर हो जाता है। इस कारण कोल की इंपॉर्टेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है। अभी भी हमें 30% के करीब जो कोल है वो इंपोर्ट करवाना पड़ता है। इसके दो कारण है, एक तो हमारी प्रोडक्शन अभी भी फॉल बैक करती है, दूसरा इंडिया के अंदर सबसे टॉप क्वालिटी का कोल नहीं ज्यादा क्वांटिटी में मिलता। देखो कोल को आप 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। आपका जो कोल है, कोल 4 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होती है उसे कहते हैं लिग्नाइट कोल। सेकंड बेस्ट क्वालिटी है बिटुमिनस कोल। थर्ड है हाँ एंथ्रासाइट। ठीक है, प्री बिटुमिनस या एंथ्रासाइट कह लो, ये इससे थोड़ा सा हो गया, मैं 4th पे एंथ्रासाइट लिखने लगा हूं। सबसे गंदी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? पीट, या जिसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, ये भी मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, 5वीं कैटेगरी, ये कोल एक तरह से होता ही नहीं है, पर चलो है कोल, सेमी सा कोल है, बहुत ही गंदी क्वालिटी है। देखो क्वालिटी ऑफ कोल मेजर की जाती है हमेशा कि इनके अंदर कितना कार्बन कंटेंट है। जितना कोल के अंदर कार्बन कंटेंट होगा ना, वो उतने बेहतरीन तरीके से जलेगा और उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और वेस्ट जो पीछे राख छूटती है ना, और जो धुआं निकलता है, उसी चीज से निकलता है कि उसके अंदर पानी कितना है, जितना पानी होगा उतना धुआं छोड़ेगा। ठीक है, और जितना वो ऑर्गेनिक कंटेंट बाकी चीजें ज्यादा होंगी, उतना वो पीछे राख छोड़ के चला जाएगा। तो जितना कार्बन कंटेंट हाई होगा वो सारा जल जाता है और पीछे वेस्ट बहुत कम होता है। लिग्नाइट वो है जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। ये सबसे बेस्ट है, ये ज्यादातर जल जाता है, पोल्यूशन भी कम करता है और वेस्टेज भी कम होती है। बिटुमिनस आपका 80 to 60% में आ जाता है, लिग्नाइट 60 to 40% तक, एंथ्रासाइट ये आपके 25 से 30% तक चला जाता है। जो पीट है ना, ये एक्चुअली इसे ब्राउन कोल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो वैसे आपने जब भी कोला देखा होगा काले रंग का होता है, पीट होता ही ब्राउन कलर का। ये एक तरह से इसके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा है, और ये लकड़, वो लकड़ जो फॉसिल्स में अभी प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं हुई फॉसिल फ्यूल में, बीच में ही रहेगी, इसी कारण इसका रंग भी ब्राउन सा ही रह जाता है। इंडिया में मिलते सारे ही हैं निधि। इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्वालिटी मिलती है ना, वो बिटुमिनस मिलती है। इंडिया में लिग्नाइट बहुत कम है। इंडिया में ओवरऑल अगर लिग्नाइट देखा जाए, लिग्नाइट इंडिया में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु के कोल रिजर्व्स में सबसे ज्यादा लिग्नाइट है, पर वो भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। इसी कारण हमें लिग्नाइट बाहर से मंगाना पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, इंडिया के अंदर बिटुमिनस प्रोड्यूस होता है, आपके ईस्टर्न इंडिया में ज्यादातर माइंस है,
ठीक है, जो आपके ये उड़ीसा, झारखंड, ये सारी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, यहीं पे ज्यादातर माइंस हैं। यहाँ पे बिटुमिनस सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, जैसे आज भी जो करंट अफेयर है वो उड़ीसा को लेके, इन्हीं स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, वह सबसे ज्यादा तो एक्चुअली आपके झारखंड में है। ठीक है, पर चलो तब भी तमिलनाडु में लिग्नाइट हाईएस्ट है। तो ये जो चीजें हैं इससे डिटरमाइन होता है कि कहाँ पे हमें माइनिंग करनी है, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा फिजिबल है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लिग्नाइट बाहर से मंगाते हैं, बिटुमिनस हम इंडिया के अंदर निकालते हैं, फिर देखो लिग्नाइट अकेला यूज करोगे बिजली महंगी बहुत बनेगी, बिटुमिनस ज्यादा यूज करोगे तो साथ में धुआं भी बहुत आएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी गिर जाती है थर्मल पावर प्लांट्स की। तो इस कारण हम इन दोनों को मिक्स करते हैं एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में और फिर यूज करते हैं, ताकि कॉस्ट भी कम हो जाए और एफिशिएंसी भी ठीक ठाक बनेगी। इसलिए मिक्सिंग करके फिर इसे यूज किया जाता है। क्लियर है? इस तरीके से कोल माइंस का। अब थर्ड करंट अफेयर है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखो ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में क्या है, ये 1961 में शुरू किया गया था, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आ जाते हैं। ठीक है, स्टेट सर्विसेज के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, देखो यूनाइटेड नेशन सारे दुनिया की एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश है कि सारे लोगों को खाना पहुंचाया जा सके, फूड रिलीफ पहुंचे, इमरजेंसी हमेशा तैयार हो, लोगों को क्लाइमेट रिसेलेंट बना सके। क्लाइमेट रिसेलेंट का मतलब होता है कि लोगों को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार कर सकें कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रियलिटी है। अगर मैं आज अपना एग्रीकल्चर, अपने घर, अपने शहर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, आगे जाके पछताऊंगा। तो मुझे क्लाइमेट रिसेलेंट बनाने बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। ठीक है, उसी से ये चीज आती है। क्लियर है? तो बेसिकली न्यूज सिर्फ ये थी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया से वीट खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया भर में वीट की इस टाइम शॉर्टेज पड़ी हुई है। देखो जो यूक्रेन था, यूक्रेन दुनिया का 4th लार्जेस्ट वीट सप्लायर था। तो एक बहुत बड़ा जो वीट सप्लायर है दुनिया का, वो इस टाइम मार्केट से बाहर हो गया। तो दुनिया भर में ना वीट की कमी पड़ रही है। इस कारण बाकी सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया के पास ना सरप्लस से भी ज्यादा वीट पड़ी हुई है हमारे गोडाउन्स में। जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमेजिन करती है ना कि हमें इंडिया के लिए स्टोर करके रखनी है वीट, हमारे पास उससे 13 गुना ज्यादा वीट पड़ी हुई है। तो इतनी ज्यादा वीट इस टाइम हम मार्केट में बेच के इंडिया अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। इस कारण इंडिया जगह जगह वीट दुनिया भर में सप्लाई भी कर रहा है, और यहाँ पे फूड प्रोग्राम में भी हम देने की बात कर रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशन से पेमेंट आ जाती है। ठीक है, देखो ये जो चीज है दुनिया भर में खाना पहुंचाना, ये सब कुछ फूड सिक्योरिटी डिलीवर करना, हंगर दूर करना, ये ना यूनाइटेड नेशन के एक और गोल्स भी है जिन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये ना हमने 17 गोल्स डिसाइड किए हैं जो हमने 2030 तक अचीव करना है। सारे ह्यूमंस ने मिलके कोशिश है कि हम 2030 तक हम ये 17 चीजें इंश्योर कर सकें कि हर इंसान के पास हो। ये 17 चीजें है क्या? ये सारी चीजें, नो पॉवर्टी, गरीबी ना रहे, जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी सेहत अच्छी इंश्योर कर सके, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल सके, जेंडर इक्वालिटी इंश्योर हो सके, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, साफ पानी सबको एक्सेसिबल हो, साफ एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी सबके पास हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सबको मिले। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंडस्ट्रीज जगह जगह ग्रो करे। ठीक है, ये सब कुछ के ऊपर रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सारी इनइक्वालिटीज ऊपर, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस है 5 नंबर पे। 10 नंबर के ऊपर सारी इनइक्वालिटीज, वेल्थ की इनइक्वालिटी, ठीक है, कास्ट डिफरेंस जो है, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाए। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, शहरों को ऐसा बनाया जाए कि वो सस्टेनेबल एरियाज हो। ऐसा नहीं पेड़ काट काट के हम पार्किंग्स बनाई जा रहे हैं, ठीक है,
और नई सड़कें बनाई जा रहे हैं, वो सब कुछ। तो एक बैलेंस अप्रोच जहां पे नेचर भी हमारे साथ रहे और हमारी डेवलपमेंट भी। ठीक है, उसके बाद 12th रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, कि हम रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करें और प्रोड्यूस करें चीजों को। फिर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए काम करेंगे, क्लाइमेट स्लो डाउन हो। लाइफ बिलो वाटर, जो पानी की एक्वाटिक लाइफ है उनके लिए काम करें। जो हम दुनिया भर में, अगर आपको ओशंस में पता हो, दुनिया भर में ना आपके कूड़े के आइलैंड बन गए। हमने समुद्रों में इतना ज्यादा कूड़ा फेंक दिया है कि वो अब एक आइलैंड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, किलोमीटर्स में फैला हुआ है वो कूड़ा। तो वो सारा प्लास्टिक इन सब की बॉडीज के अंदर भी जा रहा है, वो सब कुछ इन्हें हार्म कर रहा है। फिर लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर भी हम लाइफ को बचा के रखें, पीस एंड जस्टिस सबको मिले। और लास्ट में सारे देश पार्टनरशिप करें इस 17 गोल्स को पूरा करने के। ठीक है, क्लियर है? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, पहले गरीबी की बात की गई, फिर हंगर की बात की गई है, फिर हेल्थ की बात की गई है, फिर एजुकेशन की, जेंडर, ये सारी। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।